राष्ट्रपति के चुनाव। अच्छा, आपको पता है क्या राष्ट्रपति पद क्या एक दिन के लिए भी छोड़ा जा सकता है? नहीं। क्या 2 अक्टूबर है तो कल के लिए राष्ट्रपति नहीं रहेंगे? नेशनल हॉलीडे, कल बंद रहेगा सब, राष्ट्रपति भी अपने काम से मुक्ति ले लेंगे? नहीं लेंगे। क्या मेरी बात सुन रहे? तो राष्ट्रपति का पद हमेशा बरकरार रहेगा। अगर 5 साल का कंप्लीट हो रहा है तो अगर 5 साल के पहले ही उनका चुनाव करवा लेना, पता है ये सब कहानी का चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव की, तो राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर राष्ट्रपति का पद है तो उनकी एडवाइस के लिए और भी क्या होना चाहिए? मंत्रिपरिषद होना ही होना चाहिए, रहेगा ही रहेगा, होना ही होना चाहिए मतलब रहेगा ही रहेगा। और मंत्रिपरिषद के रहने के लिए देश में कोई सरकार होनी ही होनी चाहिए। और देश में सरकार होने के लिए भले ही देश की वही सरकार अभी रिसेंट इलेक्शन में हार गई हो, अभी जो तात्कालिक इलेक्शन हुए हैं, चुनाव हुए, उसमें हार गई हो, फिर भी कार्यवाहक सरकार के रूप में अपनी दायित्व को अदा कर रहे होंगे जब तक नई सरकार, जब तक नया मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए वहां पर उपस्थित नहीं हो जाता। क्या मेरी बात क्लियर है? राष्ट्रपति को अकेले नहीं छोड़ना, सब खाली हो गया, अकेले बैठा हुआ है, क्या डिसीजन देंगे? मेरी बात समझ नहीं दे पाएगा, फिर राष्ट्रपति पद का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ऐसा होता है, बार भी पढ़ाएंगे वित्तीय आपातकाल में, राष्ट्रपति पद का महत्व, सबका महत्व थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, समझाएंगे भी। और कुछ? अच्छा हाँ, राष्ट्रपति शासन लग गया तो क्या आप राष्ट्रपति के पास सर्वशक्तिशाली हो गया? राष्ट्रपति शासन लग गया तो क्या राष्ट्रपति सर्वशक्तिशाली हो गया? नहीं। क्या उससे शक्तिशाली कोई नहीं है? है, बजरंगबली है, बहुत सारे लोग। मेरी बात सुनाई, राष्ट्रपति सर्वशक्तिशाली नहीं होता है। राष्ट्रपति अभी भी सारे काम संवैधानिक दायरे में ही रख के करेगा। और अगर बाई चांस यह डिसाइड हो गया कि राष्ट्रपति शासन लगाते वक्त या फिर राष्ट्रपति शासन को निरंतर बनाए रखते वक्त, समझ जाओ ना, उस समय जो बिल पास कर रहे हैं, अगर यह चीज प्रूव हो जाती है कि राष्ट्रपति ने संवैधानिक दायरे का उल्लंघन किया है, तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा कर सकता है। दोबारा बोल रहा हूं, ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत जरूरी है। क्या राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के संदर्भ में कोई प्रश्न पूछा जा सकता है? नहीं पूछा जा सकता है। मेरी बात समझ में? क्या राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के संदर्भ में कोई प्रश्न पूछा सकता है? नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगाया किसके द्वारा, असल में किसके द्वारा जा रहा है? मंत्रिपरिषद की सलाह के बाद लगाया जा रहा है। और क्या मंत्रिपरिषद की सलाह क्या न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है? नहीं आती है। क्या कोई अच्छा ले ले, कौन सा तुम लोगों आपको नहीं छूटता है ये बताओ? तुम लोग क्या आपने चौबन हो लगे? ये क्या है? ज्योग्राफी, भूगोल, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा काफी बड़ी है, इसके अंदर सारे संवैधानिक प्रावधान आ गए, लगभग सारे संवैधानिक प्रावधान न्यायिक समीक्षा के विषय वस्तु हो सकते हैं। लगभग जब मैंने कह दिया तो इसके दो अर्थ निकलते हैं, यानी कि सारे के सारे लगभग सारे होते हैं। अधिकतम बोल सकते हो या ज्यादा से ज्यादा, ये जो भी बोला अधिकतम नहीं बोल सकते, ऐसी कोई बात नहीं। यानी कि इसमें एक चीज छुपी हुई है। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ जब मैं बोल रहा हूँ लगभग, तो इसका मतलब कुछ बाकी है। अगर मैं बोल रहा हूँ 99.99%, तो इससे दो बात निकल के आ रही है, ज्यादा से ज्यादा तो है लेकिन 100% नहीं है। क्या मेरी बात सुन रही? तो ठीक उसी तरह से सारे के सारे संवैधानिक प्रावधान, सारे के सारे प्रक्रियाएं वो न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। कोई भी बिल बन रहा है, 368 हो रहा है ना, कोई नया विधेयक आया, कोई नया कानून बना, कोई एक्ट बना, कुछ भी बन रहा है, कोई नई योजना बन रही है, समझ रहा हो ना, किसी मंत्री ने कुछ कह दिया, वो सब भी आ सकता है न्यायिक समीक्षा के दायरे में। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? केवल 2 से 3 चीजें न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं है। कौन कौन सी बताओगे जिसमें कुछ बातें हो चुकी हैं? पहला तो कैबिनेट के अंदर किसी ने जो अपना विचार दिया, ये है तुम्हारा भारत के संवैधानिक प्रावधान, जिसमें न्यायिक समीक्षा के दायरे में अधिकतर प्रावधान है। बस कुछ ही ऐसे संवैधानिक प्रावधान है जो कि न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं है। जिसमें अभी इसने बोला क्या,
सर वही कैबिनेट में Very किसी ने good. अपना मत पूछा। कैबिनेट ने मीटिंग में क्या बोला, क्या विचार विमर्श किया, इसकी कोई न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि इसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता, इसका कोई लिखित दस्तावेज मेंटेन नहीं होता है जब तक इसकी सहमति प्रधानमंत्री खुद ना दे दे। जिसका सहमति नहीं, जब तक इसका आदेश कैबिनेट सचिव को प्रधानमंत्री खुद ना दे दे, तब तक ऐसा नहीं होता है कि कैबिनेट मंत्रियों से मुझसे कुछ निकल रहा है, कुछ भी निकल रहा है और उसे तुरंत नोट कर लिया, ऐसा नहीं होता है। पहली बात। दूसरी बात, मंत्री परिषद के द्वारा कैबिनेट ने जो बोला है, कैबिनेट ने जो राय दी है, असल में तो कैबिनेट राय दे रहा होता है, लेकिन मानी किसकी जाती राय है? मंत्री परिषद की। मंत्रिमंडल और कैबिनेट में क्या अंतर? सर तुम इंसान हो कि होमो सेपियंस? नहीं, अरे एक ऑप्शन बताओ, दोनों हो पक्का? तो बस मंत्रिमंडल और कैबिनेट भी सेम है। मेरी बात समझ आ गई? मंत्रिमंडल और कैबिनेट मंत्री में कोई अंतर नहीं है। पहली बात, कैबिनेट मंत्री जो बोल रहा है वही मंत्रिमंडल फॉलो कर रहा है। कैबिनेट मंत्री जो बोल रहा है वही मंत्री परिषद फॉलो कर रहा है। कैबिनेट मंत्री दिमाग है और मंत्री परिषद पूरा शरीर है। अगर मैं बॉर्डर उठा रहा हूँ तो मैं उठा रहा हूँ, मेरा हाथ उठा रहा है, मेरा दिमाग उठा रहा है, किसके आदेश का पालन हो रहा है? दिमाग की। मेरे दिमाग के आदेश का पालन हुआ ना, तो कैबिनेट वही दिमाग है। क्या मेरी बात क्लियर है? बाकी सब उसकी बुझाएं हैं। क्या की बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? ठीक है। तो कैबिनेट ने जो मीटिंग की वो न्यायिक समीक्षा के दायरे से परे है। पहली बात, मंत्री परिषद ने जो राय राष्ट्रपति को दी, जो चुगली राष्ट्रपति के कानों में मंथरा बन के, समझ रहा हूं ना, स्टेट के खिलाफ, राज्यों के खिलाफ मंत्री परिषद ने की, वो सब न्यायिक दायरे से बाहर, न्यायिक समीक्षा से बाहर। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन फिर भी राष्ट्रपति शासन का क्रियान्वयन कैसे हुआ? क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को, यानी कि जो कानून से संबंधित प्रक्रियाएं हैं, क्या उसे सही तरह से अनुसरण उसका हुआ कि नहीं हुआ? मेरी बात सुनाई? यह सब न्यायिक समीक्षा के परिधि में आता है। क्या मेरी बात क्लियर है? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, क्यों किया गया? क्या प्रेसिडेंट से क्वेश्चन किया जा सकता है न्यायिक समीक्षा को लेकर? नहीं किया जा सकता। क्या प्रेसिडेंट से, क्या राष्ट्रपति से प्रश्न किया सकता है न्यायिक समीक्षा को लेकर? नहीं किया सकता, क्योंकि असल में जो प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा रहा है, वो इमरजेंसी किसके कहने पे लगा रहा है? मंत्री परिषद की सलाह पर लगा रहा है, और मंत्री परिषद की सलाह को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया है, और मंत्री परिषद की सलाह को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया है। इतना बात समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस मंत्री परिषद ने किस गवर्नर की किस रिपोर्ट को, किस राज्यपाल की किस रिपोर्ट को आधार बताकर राष्ट्रपति से चुगली की है स्टेट की? मेरी बात समझ में? गवर्नर यानी कि राज्यपाल, तो किस राज्यपाल की किस रिपोर्ट को आधार बताकर राष्ट्रपति से चुगली की है स्टेट की, राज्य की, कि इस पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए? यहाँ संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है। क्या मेरी बात क्लियर? वो सारी रिपोर्टें, वो सारी चीजें, वो सारी बातें जो हैं वो न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। क्या मेरी बात भूल जाता हूँ? ये सब चीज न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। गवर्नर ने जो रिपोर्ट भेजी, आंतरिक कौन सी रिपोर्ट भेजी गई, आंतरिक कौन सी रिपोर्ट भेजी गई, वो सब न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है कि गवर्नर द्वारा भेजी गई रिपोर्ट क्या सच में संवैधानिक तंत्र की विफलता की ओर इशारा करती है या केवल निजी प्रतिद्वंद्विता की वजह से हुआ? क्या मेरी बात क्लियर है? यह सब न्यायिक जांच का विषय है। प्लस लगाया जब जा रहा है, जब राष्ट्रीय शासन लगाया जा रहा है, तो क्या सही से कानूनी प्रक्रियाओं को फॉलो किया गया है, अनुसरण किया गया है कि नहीं किया गया है? यह सब न्यायिक समीक्षा का विषय है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? मेरी बात समझ में आ गई सबको? मंत्री परिषद ने क्या सलाह दी वो न्यायिक समीक्षा का विषय नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय शासन कैसे लागू हुआ है, उसे लागू करने का क्या ढंग रहा है, उसके क्रियान्वयन के क्या तौर तरीके रहे हैं, इसके अलावा किस रिपोर्ट के आधार पर मंत्री परिषद ने यह कहा है कि यहाँ पर राष्ट्रीय शासन बनना चाहिए, यह सब न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। और इसीलिए जब एसआर बोम्मई वाले केस में कल बताया था, जब एसआर बोम्मई जो कि कर्नाटक के क्या थे, मुख्यमंत्री थे, जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत राष्ट्रीय शासन नहीं हटा पाता, लेकिन पहले गवर्नर की रिपोर्ट देता है। अब गवर्नर की रिपोर्ट में लिखा रहता है कि 19 एमएलए के साथ नहीं है, उसकी जांच पड़ताल होती है तो बताता है 17 एमएलए जो है उनका साइन जाली है।
क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है। और क्योंकि वो जारी रहता है इसलिए राष्ट्रपति शासन वहां से हटा दिया जाता है। अब जब राष्ट्रपति शासन हटा दिया जाएगा तो क्या किया जाएगा? दोबारा से उसी विधायिका को और उसी सरकार को बहाल करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत? और राष्ट्रपति के पास नहीं है, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के पास है। क्या मेरी बात क्लियर है? दोबारा से उसी विधायिका उसी सरकार को बहाल करने की शक्ति, जिसके विरुद्ध फर्जी में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, उसी विधायिका को लाने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अरे बोलो। अगर रिपोर्ट फर्जी पाई गई तो, अगर इस दस्तावेज में कोई गड़बड़ी पाई गई तो मंत्रिपरिषद से नहीं पूछा जाएगा। मंत्रिपरिषद की राय जो है वो न्यायिक समीक्षा से परे है। लेकिन यह पूछा जाएगा आपने राय क्यों दी, तो वो बोलेंगे इस रिपोर्ट के आधार पर दी थी और इस रिपोर्ट की हो जाएगी जांच। मंत्रिपरिषद पे नहीं आएगी कोई समझ आ गया? चलो शायरी वाली होगी क्लास में, ठीक है? समझ आ गया पक्का? चलो नोट करते हैं फिर थोड़ा सा इसको चीजें। मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं उन पर आंच केवल एक ही समय आ सकती है। किस समय? जब वो अपने दल का साथ ना दें। ठीक है? कैबिनेट कुछ और बोल रहा है और वो कुछ और काम कर रहा है। ठीक है? आप लोगों ने मुझे विश्वास दिया, आप लोगों ने क्लास 11 की एनसीईआरटी तो पढ़ी ली होगी। आपको तो पढ़ी होगी लक्ष्मीकांत वचमिका, है ना? आप सबसे पहले क्लास 11 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उसके बाद कुछ लक्ष्मीकांत वचमिका शुरू करिएगा। क्लास 11 की एनसीईआरटी के बाद आपको ये सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। मेरी बात सुनें? क्लास 11 की एनसीईआरटी के बाद आपको लक्ष्मीकांत में जो पेज लगी हुई है ना, वो सब पेज खुल जाएंगे। ठीक है? चलो कुछ नोट करना स्टार्ट करते हैं। यही बात नोट कर लेते हैं। लिख लो, देखो, हालांकि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के संदर्भ में कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। क्योंकि राष्ट्रपति शासन का मुख्य आधार मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह ही होती है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति शासन को किस तरह से और गवर्नर के द्वारा दी गई किस रिपोर्ट के आधार पर लगाया गया द्वारा दी गई किस रिपोर्ट के आधार पर लगाया गया, यह न्यायिक समीक्षा का विषय होता है। समझे? ये सब जो हम लोग लिख रहे हैं ये एसआर मुंबई का केस का लिख रहे हैं। कहीं लिख दी हेडिंग कि नहीं? लिखवा दूं? एसआर मुंबई केस, ये सब जो हमने लिखा ना, ये सब एसआर मुंबई केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। एसआर मुंबई केस 1994 1994। ठीक है? क्या मेरी बात क्लियर है?
प्रेसिडेंट से भले ही कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए, क्योंकि असल में तो उसने मंत्रिपरिषद के कहने पे लगाया हुआ है, लेकिन गवर्नर की रिपोर्ट पर जरूर उंगलियां उठेंगी कि कौन सी गवर्नर की रिपोर्ट थी जिसे देखकर उसने मान लिया कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, क्योंकि यह चीज संवैधानिक तंत्र की विफलता कहीं ना कहीं व्यक्तिपरक। मेरी बात सुन रहे? कोई व्यक्ति किसी चीज के होने को संवैधानिक तंत्र की विफलता मान सकता है, और कोई व्यक्ति हो सकता है उस चीज के फेल होने को संवैधानिक तंत्र की विफलता ना माने। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यह सुप्रीम कोर्ट के जांच के दायरे में आता है कि वो इस बात की समीक्षा कर सकता है कि गवर्नर के द्वारा लगाई गई रिपोर्ट क्या न्यायिक समीक्षा, मतलब क्या सच में संवैधानिक तंत्र की विफलता की ओर इशारा कर रही है कि नहीं कर रही है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एकदम कोई समस्या नहीं है इसमें। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कब? एहसान बुम्मई के केस के बाद, ठीक है। और इस आधार पर ही उसने क्या किया है, बुम्मई गवर्नमेंट को दोबारा से रीइंस्टेट कर दिया है, लागू कर दिया है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। दूसरा एक और बात इसमें आती है कि प्रेसिडेंट जो है ना वो 356 आर्टिकल के अंतर्गत सर्वशक्तिशाली नहीं है। अगर प्रेसिडेंट काम भी कर रहा होगा तो उसे संवैधानिक प्रावधानों का आदर करना पड़ेगा। इस देश में सबसे बड़ा कौन है? प्रेसिडेंट, डीएम, संविधान। समझ में आ गया? तो अगर क्यों बताओ, रीजन बताओ। ये तो पहली क्लास की चीज है। क्योंकि सर वही सबको पावर दे रहा है। हाँ, क्योंकि सबके पावर का सोर्स है ना, सबके पावर का सोर्स क्या है? संविधान। राष्ट्रपति शक्तिशाली बोल रहे हैं या प्रधानमंत्री शक्तिशाली बोल रहे हैं, लेकिन वो शक्तियां आ कहां से रही है? संविधान से। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? और ब्रिटेन में ब्रिटेन में संसद से आ रही। मेरी बात सुन रही? ब्रिटेन में शक्तियों का स्रोत कौन है? संसद, है ना। ऐसी जगह पर होता है अलिखित संविधान, और जहां पर शक्तियों का स्रोत होती है, जहां पर शक्तियों का स्रोत होती है क्या? जहां पर शक्तियों का स्रोत संविधान होता है या संविधान सर्वोपरि होता है, वहां पर होता है लिखित संविधान। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ये बेसिक हो चुका है, दोबारा करवाने की मतलब नहीं है, लेकिन बस एक बार रिवाइज कर लेना इसे अच्छे से। देख तो लिखो जल्दी से, लिखो। अमेरिका में क्या होगा? अमेरिका में वही जो यहाँ पर है, यानी कि संविधान। समझा? संविधान सर्वोपरि है। ज्यादातर लोकतांत्रिक सिस्टम में ब्रिटेन का एग्जांपल हम निकालते हैं। लेकिन अमेरिका का संविधान बहुत ही संक्षिप्त है, बहुत कम पेजों में। वो तो कब लिखा गया है? अमेरिका संविधान कब लिखा गया? अमेरिका आजाद कब हुआ है? 1776, 1 जुलाई, ठीक है। और उसका संविधान कब लिखा गया है? 1779 में। यानी कि देखा जाए तो लोकतांत्रिक स्तर पर या व्यापक स्तर पर लिखा गया पूरे विश्व का पहला संविधान है। उसके पहले संविधान के नाम पर हम क्या फॉलो कर रहे थे? सही बोले, ब्रिटेन का, वेरी गुड, ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा ब्रिटेन में था, लेकिन संविधान की तरह नहीं था, मैग्ना कार्टा की तरह। क्या मेरी बात क्लियर है? ये एक बार शायद क्लास में हुई है मैग्ना कार्टा क्या होता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि जो संविधान जितना पुराना है वहां पर कहीं ना कहीं संकुचन रहता है समाज में, है ना। धीरे धीरे हम क्रमिक विकास की श्रेणी में आगे बढ़ रहे हैं ना। आज के 100 साल पहले बधुआ प्रथा चली आ रही थी, स्लेवरी आज के 150 साल पहले लीगल थी। अभी 200 साल पहले सती प्रथा, पति मर जाता टांग ले आते हैं। मेरी बात समझ में कि नहीं आई? जला देते। सती प्रथा लीगल थी 200 साल पहले। अरे अभी 2029 नहीं आया है और 1829 में बैन हुआ है, तो 200 साल पहले सती प्रथा लीगल थी। मेरी बात समझ में? जब 200 साल पहले, मेरी बात समझ में कि नहीं है? तो बहुत सारी चीजें लीगलाइज होती हैं, वैधानिक होती हैं, लेकिन समय के साथ, सामाजिक विकास के साथ उनमें निरंतर बदलाव किए जा सकते हैं। अमेरिका का संविधान लिखा गया तो उसमें लिखा गया सारे पुरुष, ऑल मेन आर इक्वल, सारे पुरुष, स्त्रियों की बात नहीं की गई, क्योंकि उस समय स्त्रियों को वोटिंग राइट अमेरिका के संविधान में भी नहीं दिया गया था। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अरे बोलो। तो चीजें क्रमिक विकास से बढ़ती हैं। हमारा संविधान अच्छा है, हमसे अच्छा साउथ अफ्रीका का संविधान, बता चुका हूँ शायद क्लास में, है ना। साउथ अफ्रीका के संविधान में एक एक बात लिखी हुई है ना। खांसी आना, छींक आना अधिकार रखा रहेगा, एक एक बात लिखी हुई है ना। सुसाइड को अधिकार, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे यहाँ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में चल रहा है। जज तय करेगा कि सुसाइड का अधिकार है कि नहीं है। बहुत सारी चीजें जज तय कर रहा होता है ना, संविधान में। वहां संविधान वालों ने लिख दिया कि जो जज कहता करेगा, हम खुद ही लिख दे रहे, कंफ्यूजन रहेगा। मेरी बात में तो जैसे 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 ऐसे
आजादी का क्रम बढ़ रहा है, वैसे वैसे संवैधानिक विस्तार बढ़ते जा रहे हैं अलग अलग देशों में। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। कोर्स भी कंप्लीट कराना है, हम लोग बात करने के लिए बहुत कुछ है। पढ़ाता रहूंगा तो साल में खत्म हो जाएगा ऐसे। देखो लिखोगे 356 अनुच्छेद 356 के अंतर्गत ये सब ऐसा मुंबई के इसका निष्कर्ष लिख रहे हो, ठीक है? 356 अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वशक्तिशाली नहीं होता है, उसे भी संवैधानिक प्रावधानों के अधीन होकर काम करना पड़ेगा, यह काम करना पड़ता है। ठीक है, आगे लिखोगे अगला पॉइंट इसी में, यदि न्यायपालिका को यह लगता हो कि गवर्नर के द्वारा जमा की गई रिपोर्ट असत्य है या त्रुटिपूर्ण है, असत्य या त्रुटिपूर्ण, समझ आया? त्रुटिपूर्ण मिस्टेक्स है उसमें, तो वह राष्ट्रपति शासन को निरस्त कर सकता है। तुम समझ रहे हो इस जो हम जो निष्कर्ष लिख रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस का, इसका महत्व क्या है? हाँ, वेरी गुड, क्योंकि केंद्र की मनमानी हो सकती है भाई, अगर केवल आर्टिकल 356 के अनुसार रह गए, जो कि इतना छोटा सा लिखा है, तो केंद्र तो मनमानी को कराएगा, किसी भी चीज को संवैधानिक तंत्र की विफलता मान लेगा। मेरी बात सुन रहे? किसी भी चीज को संवैधानिक तंत्र की विफलता मान लेगा, उसके बाद सरकार हटा देगा, उसके बाद गठजोड़ कर लेगा, बहुत सारे तरीके। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यह जो मुंबई के केस में हुआ, इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा से ये सब चीजें ना हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे निष्कर्ष निकाल दिए आर्टिकल 356 के। क्या आर्टिकल 356 के अंतर्गत क्या क्या होता है? क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। और कहीं ना कहीं ये सेंटर स्टेट रिलेशन को दिखा रहा है, राज्य के साथ केंद्र के कैसे संबंध रहेंगे भी दिखा रहा है। क्या केंद्र ऐसे ही मनचाहे ढंग से राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण कर सकता है? क्या राज्य की विधायिका को पूरी तरह से निरस्त कर सकता है? क्या उसे शक्तिहीन बना सकता है? इन सब प्रावधानों में प्रेसिडेंट रूल के अकॉर्डिंग बना सकता था। मेरी बात नहीं, लेकिन अगर बना भी रहा है तो उससे ऊपर एक आदमी बैठा है, कौन? न्यायपालिका, जो इन चीजों की समीक्षा करेगी कि अगर केंद्र राज्यों के अधिकारों का, राज्य की विधायिका के अधिकार का अधिग्रहण कर रहा है, तो क्या सच में संवैधानिक तंत्र की विफलता हुई है या यह एक झूठ मूठ का आरोप है? क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आगे लिखते हैं। देखिएगा, हाँ ये चीज बहुत 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 अच्छी लिखी हुई है। लिखिएगा, प्रेसिडेंट या फिर राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट बोलता दस्तावेज को लिखते हैं, बोलता दस्तावेज सुना इसके बारे में? बोलता दस्तावेज नहीं सुना? लिखोगे क्या लिखा? राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज होनी चाहिए या एक ऐसा दस्तावेज होना चाहिए, इंग्लिश में बोलते हैं स्पीकिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिसमें साफ तौर पर उन कारणों का
उल्लेख हो जिसकी वजह से साफ तौर पर अंडरलाइन करना, क्लियर कट एविडेंस चाहिए कि क्यों आखिर हटा रहे हैं। ठीक है, उल्लेख हो कि राज्यपाल क्यों राष्ट्रपति शासन की, या ऐसे लिखो, राज्यपाल क्यों संवैधानिक तंत्र को विफल मान रहा है। ठीक है, क्यों संवैधानिक तंत्र को विफल मान रहा है। क्लियर कट एविडेंस होना चाहिए, एकदम सीधा साफ सबूत होना चाहिए, गोलमोल बातें नहीं करनी चाहिए। 3 राज्यों में कुछ हो रहा है, हड़कंप बचा हुआ है। ठीक है, 2 राज्य लेते हैं, 3 का टाइम नहीं है हमारे पास, थोड़ा सा कम। 2 राज्य हैं ए और बी, इसे चला रही है कोई ऐसी पार्टी जेबीपी, ठीक है, और इसे चला रही है कोई ऐसी पार्टी कांग्रेस। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, इसे 2 पार्टी चला रही है बिना किसी को, है ना, नाम लिए बिना, करते हैं थोड़ा सा काम। अब केंद्र में लेट अस सपोज केंद्र में किसकी सरकार है, जेबीपी की सरकार है। जेबीपी को लगता है कि यहां भी दंगे हुए और यहां भी आगजनी हुई। मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन यहां पर जो गवर्नर है और यहां पर जो गवर्नर बैठा हुआ है, दोनों किसके आदमी हैं? जेबीपी के एजेंट हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहाँ वाले दंगों को बोल रहा है कि बहुत ज्यादा दंगे हो गए, लेकिन क्योंकि अपनी ही पार्टी की बात है, मेरी बात सुनिए, यहाँ पर भी पूरे देश में भी जेबीपी का शासन और यहाँ पर भी जेबीपी का शासन। तेरे मुंह से कहीं निकलना चाहिए, मुझे लग रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर भी जेबीपी का शासन। ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि अपनी खुद की राज्य सरकार की विफलता पर क्या केंद्र सरकार कुछ बोलेगी? क्या मान लेगी, राज्य शासन लगा ले? नहीं लगे। गुजरात में दंगे हुए सन 2002, बड़ी भयावह स्थिति थी 2002 में। मेरी बात समझ में? सन 2002 में गुजरात की स्थिति बड़ी भयावह थी, बहुत सारे लोग मारे आ रहे थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब मारे, कई सारे लोग मारे गए। उस समय गुजरात में किसकी सरकार थी? तो बोल सकते हो बीजेपी की। मेरी बात समझ? और केंद्र में किसकी सरकार थी? बीजेपी की। लेकिन क्या राष्ट्रपति शासन लगा? नहीं लगा। नहीं, अरे 2000 किसी का हाँ निकाल दिया गया, 11वीं किताब से निकाल दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो बात कर सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर? हम एग्जाम्पल के लिए बात कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या राष्ट्रपति शासन लगा? नहीं लगा। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन यहाँ से बम्बई वाला केस, हल्का सा बम्बई लेके चले गए घूमने मसूरी 20 बच्चों के साथ, यहाँ पर अकेला पा गए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। समझ रहा हूँ ना? मतलब कुछ भी इस तरह का हो सकता है। मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्या मेरी बात क्लियर है? हो सकता है कांग्रेस की सरकार है, किसी और की सरकार हो, ठीक है, कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार में यहाँ थोड़े ही दंगे हुए, एक रैली निकली, मोटरसाइकिल की 4 लोगों ने आपस में मारपीट कर ली, है ना। ये बोला रहे, समझ आता है, पूरा एकदम बवाल कर दी वो लोग की, है ना, पंचायत कर रहे, प्रपंच कर रहे बैठ के राजपथ। मेरी बात सुनने की नहीं है, न्यूज़पेपर की बात में आ गए, ठीक है, और यहाँ पर रिपोर्ट लगा दी कि अरे बड़ी बुरी स्थिति है ना, देश को नहीं छोड़ेंगे ये लोग, पाकिस्तान के साथ मिल गए। मेरी बात सुनने की नहीं है, तो तुरंत लगा देगा, वो तो एजेंट है उसका, उसकी बात तुरंत मान ली जाएगी, तुरंत लग जाएगा राष्ट्रपति। इसीलिए इसका दुरुपयोग एक राजनीतिक हथियार की तरह, अस्त्र की तरह ना हो सके, इसी के लिए कुछ सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस, दिशा निर्देश दिए एसआर बम्बई केस में। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, कितना लिख लिया हम लोगों ने? हाँ ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, ये पूरा हो गया ना कि प्रॉपर्ली लिखा होना चाहिए, है ना, साफ तौर पे लिखा होना चाहिए कि किन कारणों से राष्ट्रपति शासन
लगाया जा रहा है, या गवर्नर की कौन सी वो रिपोर्ट है, गवर्नर ने कौन सी ऐसी बात नोटिस की है ना, कोई काम मना किया जा रहा है केंद्र द्वारा और वह बार बार हो रहा है, कोई कार्य केंद्र द्वारा मना किया जा रहा है और उसी की पुनरावृत्ति हो रही है। केंद्र ने मना किया यहाँ पर कम्युनल वायलेंस यानी सांप्रदायिक तनाव नहीं होना चाहिए, राज्य का कर्तव्य है पुलिस फोर्स को लगाए कि सांप्रदायिक तनाव नहीं हो। केंद्र ने बोला मॉब लिंचिंग समझते हो? हाँ, जो भीड़भाड़ हो जाता है एक तरह से, है ना, भीड़ का ना कोई चेहरा है, ना कोई नाम है, ना कोई शक्ल है। मेरी बात से किसका नाम है? 100 लोग आए, किसका? ना कोई चेहरा, ना कोई नाम, ना कोई शक्ल। अरे बोलो, मेरी बात समझ कि नहीं आई? तो किसका नाम लगा दोगे? ये परेशानी है ना। तो मॉब लिंचिंग जैसी कोई घटनाएं अगर किसी राज्य में बार बार हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तब गवर्नर बोल सकता है कि हाँ क्या कर सकते, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन राष्ट्रपति शासन को लगाया जाना क्या यह मानना नहीं है कि राज्य अपने दायित्वों की पूर्ति में विफल हो गया? तो अगर सेम तरह की पार्टी केंद्र पे भी रूल कर रही है और सेम पार्टी राज्य पर भी रूल कर रही है, तो क्या वो पार्टी मानेगी कि राज्य के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति, या दायित्व जो थे उसका निर्वहन वो ठीक ढंग से नहीं कर पाई? मानेगी वो? नहीं मानेगी ना। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अरे बोलो, ठीक है। मेरे ख्याल से तुम लोग को समझ में आ गया पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? ठीक है, जैसे आगे लिखोगे, देखो अब इसके अलावा हाँ एक और चीज है, राष्ट्रपति शासन में आपको बताया राष्ट्रपति शासन ऐसे लग जाएगा। राष्ट्रपति शासन के पहले क्या करेगा राज्यपाल? अब ये दिशा निर्देश आया है कि राष्ट्रपति शासन को लगाने के पहले क्या करेगा, उसी विधायिका में दोबारा से विपक्षी दल को मौका देगा। क्या मेरी बात क्लियर है? और विपक्षी दल का फ्लोर टेस्ट होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? उसे अपना बहुमत साबित करने का मौका देगा, और अगर विपक्षी दल अपना बहुमत साबित कर देता है तो हाँ, सरकार बदल जाएगी, नई सरकार आ जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? उस समय अगर देखा जा रहा है कि अगर वो सारी चीजें, वो सारी घटनाएं रुक गई हैं, रोक दी गई हैं बाई चांस विद द हेल्प ऑफ सेंटर, केंद्र के सहायता से, तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की कोई जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या हो गया कि राज्य में कोई योग्य व्यवस्था ही नहीं है, ना राज्य के विपक्षी दल इतने योग्य हैं कि राज्य को संभाल सके, ना राज्य के सत्ताधारी दल इतने योग्य थे कि संभाल सके। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो अब जब राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा होगा तो एक आवाज जरा विपक्षी दल को भी दी जाएगी कि आओ अपना बहुमत साबित करो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? नोट करोगे, लिखोगे, देखो राष्ट्रपति शासन लगते समय राज्य की नई सरकार को अपने बहुमत को सदन में साबित, सदन यहाँ पर क्या होगी? विधानसभा ना, विधानसभा में साबित करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई समस्या नहीं है? सदन में साबित करना पड़ेगा, मतलब जैसे हम दूसरे के पास गए है ना, और दूसरा बोल रहा है, दूसरा विपक्षी दल का नेता वो बोल रहा है कि हम सरकार बना लेंगे, तो ऐसे खुद ऐसी सरकार नहीं बना दी रहेगा, पहले बोला जाएगा अपना बहुमत साबित करिए। अगर वो बहुमत साबित कर ले जाता है तब उसे मौका मिल जाएगा। राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है लेकिन दूसरी सरकार बन सकती है, दूसरे आदमी। हाँ बोलो, एक चीज रह गई है शायद, इसीलिए तुम लोग कंफ्यूज हो गए। मतलब सर उसी अवधि के लिए चली जाएगी ना सर? हाँ बता रहा हूँ, विधायक अवधि के लिए कह रहे हैं, नहीं पूरे 5 साल उसी अवधि के लिए। कार्यवाहक सरकार नहीं है ये नई चुनी हुई सरकार है। नई सरकार की गठन होगा, हाँ, उसमें जो 5 साल में जैसे कि कुछ मतलब शासन मान लीजिए 2 साल पहले वाली सरकार ने किया, जो दूसरे वाली सरकार नई सरकार बनेगी विपक्षी पार्टी की, वो 5 साल कवर करेगी या 5 साल, 5 वर्ष नहीं। चुनाव खर्चे वाला काम है ना सर, वैसे तो चुनाव सर 5 साल में होना चाहिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ, एक बार कंफर्म हो जाएगा, परेशान ठीक है, सरकार
ये विधायिका, राष्ट्रपति ने बोला, यहाँ पर बैठा है कौन? राष्ट्रपति कैसे बैठा हुआ है? ये विधायिका के अंदर राष्ट्रपति, इसने रिपोर्ट दी, किसे दी? राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी। राष्ट्रपति ने उस रिपोर्ट के आधार पे कहा विधायिका, राष्ट्रपति ने उस आधार पे कहा विधायिका, वो विधायिका भाग जाओ यहाँ से। विधायिका को नहीं बोलेगा, किसे बोलेगा? अरे मुख्यमंत्री को बोलेगा, विधायिका को नहीं बोलेगा। राष्ट्रपति ने कहा हम लगा रहे हैं राष्ट्रपति शासन। क्या लगा रहे हैं? राष्ट्रपति शासन इस राज्य। और जैसे अनाउंसमेंट हुआ राष्ट्रपति शासन का, वैसे मुख्यमंत्री का पद खत्म हो गया, मंत्रिपरिषद खत्म हो गया। लेकिन क्या विधायिका खत्म हो गई? नहीं खत्म। विधायिका हो जाएगी, विधायिका हो जाएगी निलंबित। ठीक है, विधायिका क्या हो गई? निलंबित हो गई। अब इस निलंबित विधायिका में राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि वो देखे क्या विपक्षी दल का नेता क्या सरकार बनाने के लिए, मंत्रिपरिषद बनाने के लिए तैयार है? क्या मेरी बात क्लियर है? अगर सरकार बनाने के लिए तैयार है ना, और अपना बहुमत साबित कर दे, अपना बहुमत साबित कर दे, तो उसे सरकार बनाने का मौका उसी समय मिल जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? और अब अगर लग रहा है कि प्रेसिडेंट रूल हटा देना चाहिए, तो प्रेसिडेंट रूल हट भी जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नया सरकार बन गया, नई तरह की व्यवस्था आ गई, उन्हें पूरा मौका दे दिया गया, प्रेसिडेंट रूल विथड्रॉ कर लिया गया। अगर लग रहा है कि उन्हें बहुत सपोर्ट की जरूरत नहीं। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? विपक्षी दल को मौका मिला, लेकिन बाई चांस या विपक्षी दल अपना बहुमत सदन में पेश नहीं कर पाया, अपना बहुमत साबित ना कर पाया, ऐसे में क्या होगा? ऐसे में यह निलंबन विधायिका के निरस्तीकरण या विधायिका को भंग करवा देगा। मेरी बात समझ? और विधायिका के भंग होने के बाद अब क्या करना है? हाँ, अब होना है चुनाव, जल्दी से जल्दी 6 माह के अंदर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? नॉर्मल कंडीशन में अगर जैसे मतलब विधायिका आपने अगर जिस रूलिंग पार्टी का, जैसे रूलिंग पार्टी का रंगा है वो अपना बहुमत खो बैठती है, हाँ, ऐसे कंडीशन में जो है राज्यपाल के पास वही राष्ट्रपति वाली शक्तियां हैं, वो विपक्षी दल के पास अप्रोच कर सकता है। कितने साल तक वो कितने वर्षों तक वो मतलब एक शासन वो पूरा 5 वर्ष, क्योंकि ये नई सरकार है, अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं कि यह जो नई सरकार है यह कितने काल तक? ये 5 वर्ष नहीं है, ये पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल वहां से शुरुआत से पूरा करेगी। समझ रहे हैं? क्योंकि जो महाराष्ट्र हाँ, मैं बता रहा हूँ, वही मैं समझ गया क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसने अपना 2 साल कंप्लीट कर लिया है, तो इसके लिए 5 वर्ष मतलब इसके लिए 3 साल बचा हुआ है। ये पूछ रहे हैं? 3 वर्ष बचा हुआ है इसके लिए, कुल 5 वर्ष। समझ गए मेरी बात? अरे 5 वर्ष कह दूंगा तो ये एमपी कितने 8 साल के लिए हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? ये एमएलए 8 साल के लिए हो जाएंगे। क्योंकि कुछ विपक्षी पार्टी में मान लेते हैं, मल्ले जो भी चुने हुए हैं ऐसा है, तो फिर वो तो आगे फिर उनको एक्सटेंड वही बोल रहा हूँ, तो एमएलए का अवधि बढ़ा दिया हमने, वो गलत हो जाएगा। मेरा 5 साल का मतलब था कि 5 साल कुल 5 साल, समझिएगा। क्या मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? कहीं लिख लीजिए, बहुत जरूरी पॉइंट है, ठीक है? मेरे सामने आ गया आप लोग क्या पूछ रहे हैं। अगर इसने अपने 2 वर्ष पूरे कर लिए है ना, और बाई चांस क्या हो रहा है? बाई चांस यह सरकार निरस्त हो गई या गिर गई, तो कुल 5 साल यानी कि 3 वर्ष का कार्यकाल इसका बचा हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलो, और कोई बात? ये अच्छा क्वेश्चन था। और क्योंकि विधायिका में कौन बैठा? विधायक बैठा है। ऐसे तो 10 साल 15 साल का विधायक ही हो जाएगा, लेकिन बैठे रहेगा वहीं पर, है ना? 5 साल उसका चुनाव ही नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर
निलंबन हो गया और उस निलंबन के बाद राज्यपाल की कोशिश के बाद भी कोई अन्य पार्टी, कोई अन्य दल, कोई अन्य गठबंधन सरकार अपनी नहीं बना पाया, तो ऐसे केस में क्या होगा? भाई विधायिका बनी क्यों थी? विधायिका बनाने क्या कारण था? यहाँ से भेजो लूडो खेलने के लिए उन लोग को। हाँ, राज्य की कानून व्यवस्था बनाने के लिए, कानून व्यवस्था के लिए सरकार होनी चाहिए ना। जब सरकार बन ही नहीं पा रही है, तो ऐसी विधायकों को भंग नहीं कर दिया जाएगा और पुनः चुनाव करवाए जाएंगे। हर बार ऐसा होगा। अगर एक बार, सुनो मेरी बात, अगर एक बार अभी चुनाव हुए है ना, अभी चुनाव हुए, कोई दल चुनकर आया और वह भी अपना बहुमत साबित नहीं कर पाया बाई चांस, और कोई भी विपक्षी दल, अभी चुनाव हुए और कोई भी विपक्षी दल अपना बहुमत साबित नहीं कर पा रहा, क्या मेरी बात समझ में? कोई भी विपक्षी दल अपना बहुमत, सबके पास 40%, 30%, 20% है, आपस में साठगांठ कोई नहीं कर रहा, सब चाहते हैं हम बने मुख्यमंत्री, है ना। कई बार राज्यपाल कोशिश करेगा, 2 से 3 बताया था राष्ट्रपति को, अटल बिहारी वाजपेयी वाला कहानी बताया था, है ना, कि राष्ट्रपति बार-बार जा रहा है अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे हैं कि हम बनवा लेंगे, लेकिन बाद में बना नहीं पाए। ठीक है, तो ये क्या होता है? राज्यपाल का दायित्व होता है कि वो विपक्षी दलों के नेता के पास जाए, पहले जिसकी मेजॉरिटी बहुमत है उसके पास जाए, और फिर विपक्षी दलों के नेता के पास जाए और देखे कि वो क्या सरकार बनाने में सक्षम है कि नहीं सक्षम है। अगर वो सरकार बनाने में सक्षम है और अपनी बहुमत साबित कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस मोशन, विश्वास प्रस्ताव आएगा, है ना। अगर वो विश्वास प्रस्ताव से होते कॉन्फिडेंस मोशन अगर पारित हो गया, 50% से अगर लोगों ने सपोर्ट कर दिया, तो इसका मतलब वो सरकार बन जाएगी। लेकिन बाई चांस हर एक दल के पास जाने के बावजूद राज्यपाल को कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहा है जो अपना बहुमत साबित कर पाए राज्य की विधायिका के सदन में। ऐसे में क्या होगा? दोबारा चुनाव करवा पड़ेगा। तो चुनाव 1 ही महीने के 2 ही महीने के अंदर खत्म हो जा सकता है, दोबारा चुनाव करवाना पड़ेगा। मेरी बात समझ, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो कोई समस्या नहीं है इसमें। चलो, निलंबन पहले होगा, भंग बाद में होगी, याद ही रखना है। एक क्वेश्चन यूपीएससी 2022 में आया था, मुझे लग रहा है कि भंग हो जाएगी। भंग हो जा रही है सीधे? नहीं, पहले क्या हो रहा है? निलंबन। ठीक है, और लिखा था वैसे हमेशा भंग हो जाएगी, तो भंग नहीं होगी, पहले निलंबन होगा। और उसके बाद भी अगर नई सरकार नहीं बन सकती है, तो विधायिका के चुने जाने का मतलब ही क्या है? एमएलए क्या खेलेंगे वहां पर? कबड्डी या क्रिकेट? कुछ नहीं खेलेंगे। एमएलए को क्या करने भेजे वहां? कानून बनाने के लिए, और कानून बनाने के लिए सरकार की जरूरत है, और सरकार बन नहीं पा रहा है, तो एमएलए वहां पर क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। एमएलए बैक टू बस्ती वापस आ जाएगी। नहीं समझे बात? दोबारा चुनाव होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई समस्या तो नहीं है इसमें? अरे बोलिए, एकदम क्लियर हो गया? किसी को कोई समस्या तो पूछ लो। बहुत सब क्रिटिकल पॉइंट है, किताबें ढूंढते रह जाओगे कि पॉइंट ऐसे मिलेगा नहीं। ठीक है, आपने कहा था 2 महीने के अंदर संसदीय अनुमति चाहिए वो वाली, हाँ, मतलब ये वाली, सॉरी, हाँ, समझ आगे लगाने पर अगर 6 महीने तक ना चले, 6 महीने तक, अगर जैसे 6 महीने तक वो कर सकता है ना, 6 महीने के अंदर होना चाहिए संसद का सदस्य, राष्ट्रपति के। हाँ, संविधान में लिखा है कि उसके बीच में 6 महीने का वो होना चाहिए अंतर। 6 महीने तक ना चले तो आपने 2 महीने कहा था। अच्छा, 2 महीने के अंदर पास होना चाहिए। अगर बाई चांस लोकसभा का सत्र ही ना चल रहा हो, बुलाया जा सकता है, सत्र बुला लिया जाएगा। बुलाया जा सकता नहीं है, बुला लिया जाएगा। मेरी बात समझ में? संसद का विशेष सत्र इसीलिए रहता है कि विशेष परिस्थितियों में बुलाया जा सके। आपातकाल एक सामान्य परिस्थिति है। आपातकाल में तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स चले जा रहे हैं, जिसके लिए संविधान लिखा गया था, तो क्या यह सामान्य परिस्थिति है? नहीं जा रहा। मेरी बात समझ? तो विशेष सत्र बुलाया जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो, और कोई बात, और कोई चीज? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, अब तक मैं कुछ क्वेश्चन पूछने लगे। चलो, अगर लिखते हैं, पहला क्वेश्चन लिखिएगा। अरे बहुत बात कर रहा हूँ, बहुत क्वेश्चन लिखते, कैसे होगा? देखो जैसे नोट करो, लंबा क्या हमने ये बात नोट कर ली है कि यदि न्यायपालिका पाएगी कि जो क्रियान्वयन है किसका, राष्ट्रपति शासन का, वो गलत तरह से किया है, उसमें गलत तौर तरीके का इस्तेमाल किया गया है, या जो आधार बनाया गया है वो असत्य है,
है ना, उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है, तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन को क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। और क्या किया जाएगा, दोबारा से वही क्या पुनर्चुनाव होंगे? क्या देश की संसद फालतू में? नहीं ना। तो ऐसे में क्या होगा, दोबारा से उसी सरकार को और उसी विधायिका को पुनर्बहाल कर दिया जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या इस बात को नोट कर लिया है? नोट करेंगे लिखिएगा। यदि न्यायपालिका इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि राष्ट्रपति शासन असंवैधानिक है, इस निष्कर्ष पर पहुंचती है, लिखेगी स्पीड दोनों हाथों से देखिए। यदि न्यायपालिका इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि राष्ट्रपति शासन असंवैधानिक है, ठीक है, असंवैधानिक है, तो यह मंत्रिपरिषद और यहां तक कि राज्य की विधायिका के पुनर्स्थापन का आदेश दे सकती है। क्या लिखा? विधायिका का पुनर्स्थापन का आदेश दे सकती है, ठीक है। चलो ठीक है। पहले क्या हुआ, निलंबन या भंग? निलंबन जिस समय प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया उसी समय जो राज्य की मंत्रिपरिषद है, जो राज्य के मुख्यमंत्री है ना, उसका वो लोग हट गए और वैसे ही विधायिका का निलंबन हो गया। तो निलंबन तो हो गया लेकिन अभी भंग नहीं हुई। जब यह दोनों सदनों से पारित हो जाए, मेरी बात समझ में? राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की, राष्ट्रपति शासन की, और लोकसभा राज्यसभा ने दोनों ने पास कर दिया। क्या मेरी बात क्लियर है? उस समय विधायिका भंग कर दी जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई समस्या नहीं है। अगर राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो चुकी है तो याद यह रखना है कि इनका निरस्तीकरण है ना, मंत्रिपरिषद को उनके पदों से हटाना और विधायिका को भंग करना, दोनों एक ही साथ नहीं हो। क्या मेरी बात क्लियर है? पहले स्टेट सीएम को हटाया जाएगा, समझ गया ना? पहले मंत्रिपरिषद को हटाया जाएगा, सीएम को हटाया जाएगा, और उसके बाद विधायिका को संसदीय अनुमति के बाद ही भंग किया जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? लिखेंगे इस बात को, लिखेगा राज्य के मंत्रिपरिषद का निरस्तीकरण। देखो शब्दों में थोड़ा सा मुझे इधर हो जा रहा है, उसे सही कर दो। राज्य के मंत्रिपरिषद का निरस्तीकरण और राज्य विधायिका का भंग होना, भंगीकरण नहीं होता कुछ, राज्य विधायिका का भंग होना, दोनों एक साथ नहीं हो, समझाया? पहले क्या होगा, जैसे प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया ठीक उसी समय सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ठीक उसी समय उनके पद का कोई मांग नहीं रहेगी। मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और उसी समय क्या हुआ है, विधायिका पर निलंबन हो गया है। निलंबन मतलब होता है फ्रीज हो गया। फ्रीज समझते हो ना? फ्रिज में पानी डाल दिया, ग्लास में जमा दिया आइस, तो क्या कोई आइस घूम सकता है, कोई काम कर सकता है? नहीं कर सकता है, लेकिन है वहां पर अभी भी, यानी कि विधायिका है तो, लेकिन कोई काम करने में अब समर्थ नहीं है। और भंग करने मतलब वो जो आइस जमाया था वो हमने निकाल दिया ग्लास, है ना, पूरा ग्लास खाली कर दिया। अब नया ग्लास में नया तरह का विधायिका आएगी पुनर्चुनाव के बाद।
क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो सही अंतर होता है निलंबीकरण, सॉरी निलंबन और नामनिलंबन। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है, इस बात को लिखा आपने, पहले क्या होगा लिखिए, अपने शब्द में लिखिए, लिखिए पहले 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 क्या हो रहा है? मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद के मंत्री पदों को राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के साथ निरस्त कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति शासन की घोषणा के साथ निरस्त कर दिया जाएगा और फिर जब यह विधेयक संसद से पारित हो जाएगा या संसदीय अनुमति मिल जाएगी, ऐसा लिखो, जब इस विधेयक को संसदीय अनुमति मिल जाएगी तब विधायिका को पूरी तरह से भंग कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक और निष्कर्ष था, है ना, जल्दी से लिखेंगे। एक निष्कर्ष क्या दिया है? धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, क्या हुआ था कि जब बाबरी मस्जिद, है ना, विध्वंस हुआ था, उस समय उत्तर प्रदेश में क्या लग गया था? राष्ट्रपति शासन। मेरी बात सुन रही? तो उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में लोग गए थे कि यहाँ राष्ट्रपति शासन क्यों लगा दिया, है ना, ऐसा तो कोई काम नहीं हुआ है। क्या मेरी बात क्लियर है? उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उसी दरमियान ना, वही सब टाइम में 1992 में वो केस चल रहा था, 1992 में विध्वंस हुआ है, उसके बाद वो केस चल रहा था, 1994 के आसपास ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस डिसीजन को भी इसमें भी लगा दिया है और इसमें बोला है कि अगर धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ काम हो रहा है किसी राज्य में तो उसे भी संवैधानिक मूल्यों का क्षरण माना जाएगा और ऐसे केस में राष्ट्रीय शासन लगाया जा सकता है और, है ना, इसलिए जो यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाया गया वो ठीक है, मान। क्या मेरी बात क्लियर? नोट करेंगे इस बात को, लिखिएगा। अरे वही टाइम पीरियड है ना 1992-94 केस चलना स्टार्ट हुआ होगा, 93-94 तक पहुंचा होगा। ठीक है, नोट करेंगे, लिखिएगा। धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे का अभिन्न अंग माना जाएगा और उसकी अवहेलना पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और उसकी अवहेलना पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, अब मीन्स का एक पॉइंट है सरकारी कमीशन। ठीक है, आप लोगों ने पीडीएफ वो देखी जो मैंने भेजी थी, पढ़ लिया? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? उसे नहीं पढ़ा है, मैंने दे दिया आपको। इसमें
ना केवल पहले बल्कि में से पूछे गए उसे एक बार देख लीजिएगा। सरकारी कमीशन काफी इजी सा है, ठीक है। सरकारिया कमीशन क्यों बनाया गया था? केंद्र और राज्य के संबंधों को देखने के लिए, उसकी पुनर्समीक्षा करने के लिए कि क्या ऐसा तो नहीं कि केंद्र बार बार जो संघवाद के मूल्य हैं उनका क्षरण करके राज्य के अधिकारों को अपने अंदर निहित कर ले रहा है, या बाई चांस उनका क्षरण कर ले रहा है, उनका हरण कर ले रहा है किसी तरह से। क्या मेरी बात क्लियर है? तो सेंटर स्टेट रिलेशन को समझने के लिए सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन या सिफारिशें पढ़नी बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक और टॉपिक था पंची कमीशन, नाम सुना है? इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं मेंस में, नोट कर लो करो। सरकारिया कमीशन और पंची कमीशन। पंची कमीशन आपका होमवर्क है, ठीक है। पंची पंची खग खग बोलते हैं, नहीं बेहद क्या बोलते हैं, खग। चलो, अरे पंची उनका नाम था, ठीक है, सही में खग लिख लेना। पंची उनका सरनेम था, उनका टाइटल, ठीक है। और दूसरा कमीशन हम लोग कौन सा पढ़ने जा रहे हैं इस समय? सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन ने क्या क्या सिफारिशें की थी, लिखेंगे, हेड डालेंगे सरकारिया, क्योंकि केंद्र राज्य संबंध में आता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और एक और टॉपिक है सेंट्रल स्टेट रिलेशन, उससे भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लिखेंगे सरकारिया कमीशन, सरकारिया आयोग और अनुच्छेद 356 के संदर्भ में केंद्र और राज्य संबंधों के मामले में, केंद्र राज्य संबंध के मामले में दी गई सिफारिश है। थोड़ा सा बड़ा हेडिंग हो गया, कोई बात नहीं। दी गई सिफारिश किया था ना। तो पहला, अच्छा, इसके बाद कौन सा कमीशन है सेंट्रल स्टेट रिलेशन का? अभी बताया मैंने, पंची कमीशन, ठीक है। पंची कमीशन आपको खुद से देखिए, सरकारी में जो मेन चीजें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। पहला तो ये है, पहला तो ये उन्होंने बोला कि राष्ट्रपति शासन हमेशा ऐसे आराम से लगा दे, नहीं, राष्ट्रपति शासन एक अंतिम उपाय के रूप में देखा जाना चाहिए। यदि राष्ट्र या देश की सरकार या संसद जो है वो राज्य को एक बार दिशा निर्देश दे रही है और बार बार किसी तरह की गलती, बार बार किसी तरह की सांप्रदायिक हिंसा या किसी तरह का, समझ लो ना, कुछ भी संवैधानिक तंत्र की विफलता, बार बार कोई गलती जो है वो राज्य से लगातार होती जा रही है, बार बार उसके यहाँ संवैधानिक तंत्र की विफलता हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है सेम तरह की गलती की, तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा और कोई उपाय उसके पास नहीं बचता है, उस समय लगा सकता है। वरना राष्ट्रपति शासन को एक अंतिम उपाय के रूप में देखा जाना चाहिए, है ना। कोशिश की जानी चाहिए कि कम से कम राष्ट्रपति शासन केंद्र द्वारा लगाया जाए। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नोट करोगे, देखो पहली सिफारिश यही थी कि राष्ट्रपति शासन को एक राज्य में या किसी राज्य में विशिष्ट परिस्थितियों के दौरान ही लगाना चाहिए। जब संवैधानिक तंत्र को संवैधानिक तंत्र को ठीक करने के लिए और कोई अन्य उपाय ना बचा, ठीक है।
लिखेंगे इसके आगे। ये सब में आ गया आप लोग होना चाहिए, टाइम नहीं हमारे पास। एक काम करिएगा, आपको सरकारी कमीशन में पीडीएफ दी है वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन लगा लीजिएगा। वो यूपीएससी यूपीएससी के क्वेश्चन में लाइन से दिए हुए हैं, सरकारी कमीशन से जो आए हुए हैं लगातार दिए हुए हैं। 1980 के क्वेश्चन में डाल दिए, 1980 1990 सब के क्वेश्चन से पढ़े हुए हैं सरकारी कमीशन में, वो सारे देख लीजिए। मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दूसरा रिकमेंडेशन क्या, दूसरी सिफारिश देखिएगा, यदि राज्य का मंत्रिपरिषद ब्रैकेट में सरकार लोकसभा में अपना बहुमत, लोकसभा में कह रहा हूं सॉरी, विधानसभा में, लोकसभा काट दीजिए, राज्य की बात करिए ना, विधानसभा में अपना बहुमत खो देता है। आप लोग भी सोते हुए लिखते हैं, लोकसभा से लिखते हैं, विधानसभा में अपना बहुमत खो देता है। तो ऐसे में राज्यपाल की पहली वरीयता एक वैकल्पिक बहुमत की सरकार स्थापित करने की होनी चाहिए। सर ने आगे जो मैंने बोला था कि कोशिश करेगा विपक्षी दलों के पास जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और यदि ऐसा नहीं हो सकता, और यदि ऐसा नहीं हो सकता है और ना ही तुरंत से राज्य में चुनावों को करवाया जा सकता है, तो ऐसे में केंद्र सरकार राज्य में सरकार तो चाहिए ही चाहिए, चुनाव हो नहीं पा रहा है, फेडरल सरकार बन नहीं पा रही है, क्या होगा? ये कौन सा बताया हुआ है? याद करो, चुनाव हो नहीं पा रहा है ना? पुरानी सरकार कंटिन्यू नहीं कर पा रही है, तो कार्यवाहक सरकार, ऐसे में एक कार्यवाहक सरकार का राज्य में गठन हो सकता है, ठीक है? और ऐसे में एक कार्यवाहक सरकार का गठन किया जाएगा और जल्द से जल्द नई सरकार के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। नई सरकार के लिए चुनाव करवाए जाएंगे, ठीक है? अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? कभी दिमाग लगाया थोड़ा सा? यहां पर राष्ट्रीय शासन की घोषणा की राष्ट्रपति ने, न केवल मंत्रिपरिषद खत्म हो गया, विधायिका भी तुरंत ही भंग हो गई, और बाद में पता चला कि ये राष्ट्रीय शासन तो फर्जी में लग गया था। मेरी बात सुनाई? बाद में जब न्यायिक समीक्षा की गई तो देखा गया कि यह राष्ट्रपति शासन तो
फर्जी में कर दिया था, तो देश में आपने उस विधायिका को तो खत्म कर दिया। समझ में आया? मेरी बात समझ में आ रही है? तो पुनर्चुनाव का खर्चा बढ़ जाएगा, एक पुनर्चुनाव तो करवाने पड़ेंगे। इसीलिए क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा के साथ ही विधायिका को, राज्य की विधायिका को खत्म नहीं किया जाता है। अरे राज्यों का भी तो प्रतिनिधित्व है केंद्र और लोकसभा में। मेरी बात समझ आ रही है? तो यहाँ राज्यसभा और लोकसभा में यानी संसद की सहमति के बाद ही विधायिका को क्या किया जाएगा? हाँ, बंद किया जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो ये भी सरकार या कमीशन की ही रिपोर्ट के बाद होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। लिखिएगा कि विधानसभा को राष्ट्रपति शासन के लगने के बाद तभी भंग किया जाएगा जब राष्ट्रपति शासन को संसदीय सहमति दे दी गई। ठीक है? इसके अलावा एक और सिफारिश थी जो अभी लागू नहीं हुई सरकारी कमीशन की, नोट कर लियो उसे भी। लिखेगा ये सिफारिश है ना, इसमें कौन सी चीजें मानी जाएंगी, कौन सी चीजें नहीं मानी जाएंगी, ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और सरकार के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, नोट करिएगा। लिखेगा अनुच्छेद 356 के प्रावधानों से देश की एकता और अखंडता की रक्षा होती है। पर यदि इसका उपयोग राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है, तो ऐसे में संघीय ढांचे, देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है। देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचता है एक तरह से पहुंचता है। इसलिए अनुच्छेद 352 की ही तरह 352 बोलो, नहीं बोलता, अनुच्छेद 352 की ही तरह इस संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रीय शासन को हटाने के लिए राज्य की विधानसभा के पास कोई विकल्प या कोई वैकल्पिक अवसर देना चाहिए। यही क्वेश्चन कल शायद मैंने किसी ग्रुप में पूछा था शायद।
मुझे याद नहीं। एक क्वेश्चन आया था छत्तीसगढ़ पीसीएस में, और उसमें लिखा था कि सामान्य बहुमत से राष्ट्रीय आपातकाल को संसद द्वारा हटाया जा सकता है। क्या सही है ये बात? हाँ सर, पक्का? हटाया अभी सही बता रहा हूँ, बहुत गुस्सा आ रही है मुझे। कह रहा हूँ सामान्य बहुमत से राष्ट्रीय आपातकाल को संसद द्वारा हटाया जा सकता है। 10% बढ़ाने पे भी हाँ, वो तो रिकमेंड करेंगे, और अगर उन्होंने रिकमेंड कर दिया तो लोकसभा में सामान्य बहुमत से पारित हुआ है। लोकसभा की बात हो रही है ना, संसद की बात कहाँ आ गई? क्या संसद जो है केवल लोकसभा की बनी हुई है? नहीं ना, लोकसभा राज्यसभा दोनों है ना। क्या मेरी बात क्लियर है? ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया था मेंस में, जो कि गलत क्वेश्चन। मेरी बात सुन रही? उसमें ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है? 2017 में आया था शायद, ठीक है? उसमें ये दिया हुआ था कि संसद के अनुमति के बाद, है ना, सामान्य बहुमत से राष्ट्रीय आपातकाल को हटाया जा सकता है। असल में संसदीय अनुमति नहीं लेनी पड़ रही है, लोकसभा की अनुमति से हटा सकता है, जो कि संसद का हिस्सा है। लेकिन संसद तो सब आ गया ना, लोकसभा राज्यसभा भी आ गया। राष्ट्रीय आपातकाल को हटाए जाने का तरीका, राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे, राष्ट्रीय वाले की बात कर रहे हैं। हटाए जाने के दो तरीकों के बाद एक और तरीका लिखवाया था कि लोकसभा चाहे तो 10% मेंबर जो है लिखित क्या दे देंगे, राष्ट्रपति के पास आवेदन देंगे, प्रस्ताव देंगे, और उसके बाद अगर वह बिल के रूप में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास आता है और लोकसभा में पास हो जाता है, तो ऐसे भी राष्ट्रीय आपातकाल हटाया जा सकता है। यह एक बिल्कुल नया प्रावधान। मेरी बात सुनाई? इस तरह का कोई भी प्रावधान संवैधानिक आपातकाल की स्थिति में नहीं है, राष्ट्रपति शासन की स्थिति में नहीं है। और इसी की मांग सरकार या कमीशन कर रही थी कि विधानसभा के पास भी पावर होना चाहिए राष्ट्रपति से मांग करने की। क्या मेरी बात सुनने आ रही है? विधानसभा के पास भी पावर होना चाहिए कि अगर गवर्नर या राष्ट्रपति अलाउ करे, है ना, तो एक बिल बने, वो बिल अगर पास हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन को हटा दिया जाए। क्या मेरी बात सुनने आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? चलिए इधर समझ में आ गया। देखिए शब्दों की भाषा जो है ना, उस शब्द को जो हेर फेर है वो पकड़िए थोड़ा सा। मेरी बात सुन नहीं? अगर यूपीएससी में क्या करता है, इस तरह गलती नहीं करता है, लेकिन पीसीएस के एग्जाम में कभी कभी 100 में कोई एक दो क्वेश्चन शब्दों के हेर फेर से गलत आता है। शब्दों के हेर फेर तो उनकी ओर से गलती है, मैं ये नहीं बोला तुम्हारी ओर से गलत होगी, उनकी ओर से गलत है। लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा पीसीएस वाले कुछ इधर उधर कुछ गलतियां हो सकती हैं, कुछ माफी देनी पड़ेगी। मेरी बात सुनने की नहीं है, ठीक है? यूपीएससी इस तरह की गलती एकदम नहीं करता है, कभी नहीं किया आज तक। जहां पर बल्कि अगर यूपीएससी आपको लग रहा है गलती कर रहा है किसी किताब के अनुसार, तो किताब ही गलत है, आप ही गलत है। मेरी बात सुन रहे? यूपीएससी गलती इस तरह की नहीं करता, लेकिन कौन गलती कर सकता है? पीसीएस एग्जाम में इस तरह का एक गलती या दो गलती कभी कभार हो सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? उसमें लिखा था कि पार्लियामेंट जो है वो नेशनल इमरजेंसी को हटाने के लिए सामान्य बहुमत से बिल ला सकती है और पास कर सकती है, उसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल हट जाएगा। ये गलत है, पार्लियामेंट नहीं, लोकसभा ऐसा कर सकती है, विच इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो कि संसद का अंग है, ना कि कुल संसद। मेरी बात सुनने आ गई? क्या मेरी बात सुनने आ गई? अरे बोला तो मुझे चौंके होते, सुनने आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए ये क्वेश्चन मैंने मुझे किसी ने आंसर दिया नहीं, देखिए क्या चीज़ है? यही पूछा था कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, लिखिएगा। अच्छा हाँ, अभी किसी ने पूछा भी था कि अगर राष्ट्रीय शासन वापस ले लिया जाए तो लॉ जो है राज्य में जो कानून बनाया गया था राष्ट्रीय शासन के दौरान वो चलता रहेगा, वो 6 महीने तक चलता रहेगा। अगर उसके बाद राज्य चाहेगा तो उसे रखेगा, चाहेगा तो हटा देगा। मेरी बात नहीं? अगर राज्य उस कानून को रखना नहीं चाहता और उससे संबंधित कोई विधेयक पास नहीं करता है तो वो अपने आप 6 महीने बाद खत्म हो जाएगा। क्या मेरी बात सुनने आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है?
नोट करिएगा। देखिए राष्ट्रीय शासन के दौरान, ये सिफारिश नहीं है, सिर्फ पॉइंट ड्रा कर दीजिएगा। देखिए एक चीज और सिफारिश में है, लेकिन पहले एक पॉइंट ड्रा करिए, फिर एक सिफारिश और लिखवा देंगे। देखिए राष्ट्रपति शासन के दौरान बनाए गए कानून राज्य में केवल 6 माह के लिए ही वैध होते हैं। राज्य में केवल 6 माह के लिए ही वैध होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ये तो समझ में आ गया? ठीक है, एक अंतिम सिफारिश लिख लीजिएगा जल्दी से, लिखिएगा। देखिए राष्ट्रपति शासन राज्य में केवल और केवल राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के बाद ही लगाया जाए। रिपोर्ट के बाद ही लगाया जाए। इसमें कोई समस्या है? नहीं सर। समझ में आ गया एकदम? एक बार पढ़ के बताओ, कुछ पूछना तो बताओ। कोई समस्या है इसमें? नहीं तो चलो वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं हम लोग, ठीक है? जिसकी घोषणा आज तक हुई है? नहीं अरे वो 1991-92 में होने वाली थी, हुई थी। होने वाली थी। कैसे कैसे बोलने वाले थे? सही बात सही उन्होंने बोली है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा होने वाले थे। मेरी बात सुन रहे? इतना ज्यादा क्राइसिस हो गया था, इतनी ज्यादा परेशानी आ गई थी कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा होने वाली थी, लेकिन 1991 या किसी भी समय पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। यानी कि कभी भी देश जो है वो बैंकरप्ट नहीं हुआ। बैंकरप्ट समझते हैं ना? क्या होता है? कंगालिया क्या होता है? दिवालिया। कंगालिया क्या होता है? ऐसा खत्म। हाँ बताओ। हाँ वो तो इंडिविजुअल के केस में। देश दिवालिया कब हो गया? जब दिवालिया आ गई तो देश दिवालिया हो गया। नहीं तो देश दिवालिया, देखो देश जो है पैसे कैसे कमा रहा है? चलो अच्छा देश की इनकम का सोर्स, देश की इनकम का स्रोत बस टैक्स नहीं सर, और किसी ने बस कर। तुम्हारे करों से देश चल रहा है। हाँ एकदम सही बात है, हमारे करों से देश चल रहा है। और बस और आयात निर्यात क्या? आयात निर्यात भी तो टैक्स लगा के ले रहे हो कि देश खुद ही बेच दे रहा है? अरे व्यापार क्या देश कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देश की ओर से कोई कंपनी कर रही होती है। मेरी बात सुन रहे? नहीं समझे बात? देश जाके टाटा की घड़ी बेच रहा है, टाटा की टी शर्ट, तब ये एक चीज बताई उन्होंने, सही बताई। लेकिन वो भी कौन बना रहा है वेपन? देश की कंपनियां। मेरी बात सुन रहे? देश की कंपनियां यानी कि गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी है जिसे आप बोलते हो सार्वजनिक इकाइयां। ठीक है? सार्वजनिक में पीएसयू भी बोलते हैं, सुना होगा साहब? पब्लिक सेक्टर सुने है ना? पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है वो एक तरह से देश की कंपनियां हैं। जैसे कौन सी हो गई? सेल, गेल, रेल, कौन बोल रहे? समझ आ रहा है? और बहुत सारा एनटीपीसी, एनएचपीसी जो सारा चीजें हैं वो सारी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां हैं। पता नहीं नवरत्न महारत्न कंपनी आपने सुनी होगी शायद। सुना है? नहीं सुना है? सुना है नवरत्न कंपनी, महारत्न कंपनी सुना है? तो वो सब कंपनियां किसकी हैं? सरकारी कंपनियां। ये सरकारी कंपनियां कुछ बनाएंगी तो प्रॉफिट कमाएंगी, पैसा कमाएंगी, और वो पैसा भी किसे भेजेंगी? सरकार को भेजेंगे, सरकार की जेब में जाएगा। आपने जो पैसा कमाया उस पर टैक्स, आपने जो सामान खरीदा उस पर टैक्स, आपने जो खाना खाया उस पर टैक्स। मेरी बात सुनाई? वो सारे कर कहाँ जा रहे हैं?
सरकार की जेब, सरकार की जेब है। मेरी बात सुनिए, इसमें नोट पे नोट ऐसे लगे हुए भरते जा रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? और तीसरा तरीका क्या है सरकार के पैसा कमाने का? अरे बहुत अच्छा बोला है, शाबाश। यही 3 तरीके होते हैं। लोन, क्रेडिट, कहां से? वेरी गुड, यानी कि अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से लोन ले लिया, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से लिया गया लोन। वर्ल्ड बैंक का असल नाम क्या है? विश्व। वर्ल्ड बैंक का असली नाम और उर्दू में नहीं, IMF नहीं बोलते। असल नाम क्या है वर्ल्ड बैंक का? विश्व बैंक तो जनरल टर्म है ना। जनरली हम बहुत सारी चीजें जानते हैं जो गलत होती हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? गलत है पूरी तरह से। बाकी नहीं है सर, कोई नहीं है सर, बनाया नहीं गया है ना, सर, कोई तो राष्ट्रीय बस भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। नहीं है। मेरी बात सुनाई? वो जो बस स्टैंड पे खराब करने वाली 10 रुपए की सामान्य ज्ञान कौन कहाँ है, वो पढ़ पढ़ के यूपीएससी निकालने सपना देख रहा है ना, बड़ा घातक सपना है। मेरी बात सुनाई? भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। भारत सरकार ने खुद बोला है एक एफिडेविट में कि हमारा कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, हमारा कोई राष्ट्रीय पेय नहीं। क्या मेरी बात सुनाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, उसी तरह से अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां, जिनमें से एक की बात अभी आपने की और बोला उसे विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, उसका असली नाम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा ये नहीं है। अंतरराष्ट्रीय जो तुम बोल रहे हो शायद वो सही नहीं है, मुझे लग रहा है आप IMF बोल रहे हो। IBRD है उसका नाम, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। पता है? चलो बोलो, ठीक है, IBRD, ठीक है। तो विश्व बैंक से हम बोल रहे होते हैं, असल में ब्रेटन वुड में 2 जुड़वा का जन्म हुआ था। एक जुड़वा थे वर्ल्ड बैंक और एक जुड़वा था एक जुड़वा था ये और एक जुड़वा था IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा, हाँ जो भी IMF, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या मेरी बात सुनाई? अब देश में इनकम के 3 स्रोत है ना। लेट अस सपोज आपने कर देने से मना कर दिया, आप बोले ना घूस में खाएंगे ना कर देंगे, हम जाएंगे बड़ा पाव के ठेले में खाएंगे और देश को कोई कर नहीं देंगे। क्या मेरी बात सुनाई? या सारा पैसा अपने पास रखेंगे, बैंक में जमा नहीं करेंगे। कितनी आय हो रही है इसे देश को पता ही नहीं लगने देंगे, तो देश कर हमसे कहाँ लेगा? नहीं समझे बात? अरे बोलो, क्या मेरी बात क्लियर है? इसके अलावा सार्वजनिक, लेट अस सपोज सार्वजनिक में भी PSUs है, सेल गेल फेल सब हो गए, सेल गेल भेल सब हो गए फेल, यानी ये पैसा देने की जगह और पैसा ले लेना है गवर्नमेंट से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और तीसरा क्या है? इतनी साफ जब कर नहीं वसूल पा रही है जो गवर्नमेंट अपने नागरिकों से कर नहीं वसूल पा रही है, अपनी कंपनियों से काम नहीं ले पा रही है, उसे प्रॉफिटेबल नहीं बना पा रही है, उससे मुनाफा नहीं कमा पा रही है, क्या अंतरराष्ट्रीय समुदाय किसी ऐसे देश को आराम से लोन दे देगा? नहीं देगा। और अगर पहले लोन लिए हुए हैं और उसे अभी चुकता नहीं किया गया है तो उसे लोन नहीं मिलेगा। लेट अस सपोज ये तीनों चीजें डाउन चलेंगी, ना ही लोन मिल रहा है, ना ही कर आ रहा है, और ना ही सार्वजनिक संस्थाएं जो भी हैं PSUs वो चल रही है। ये जो भी गवर्नमेंट के इनकम सोर्स है सबके सब बंद हो गए। ऐसे में गवर्नमेंट के पास हो जाएगी पैसे की कमी, और जब इतनी ज्यादा कमी हो जाए कि देश चलाना मुश्किल हो जाए, ऐसे में गवर्नमेंट के पास एक हथियार है, आर्टिकल 360, जिसे क्या बोलते हैं? वित्तीय आपातकाल। देखो यार, मैं उसमें बताने जा रहा था तो एक चीज लेकिन भूल गया। जहां आपने आर्टिकल 356 लिखा है ना, वहां एक और चीज लिख लीजिएगा, अनुच्छेद 365। अगर राष्ट्रपति द्वारा कोई निर्देश जारी किया जा रहा है राज्य के लिए और वो भी राज्य नहीं कर रहा है, राज्य बार बार वही गलती बार बार पुनरावृत्ति कर रहा है, उसी तरह गलती, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 365 के तहत भी क्या लगा सकता है? आपातकाल लगा सकता है। क्या लग नहीं रहा है ये जो अंतिम वाली सिफारिश सरकारी कमीशन ने दी थी उसके ये विरुद्ध में है? क्योंकि गवर्नर की तो रिपोर्ट गई नहीं, राष्ट्रपति ने खुद आपातकाल लगा लिया। किसी ने क्वेश्चन पूछा शर्ट में भूल गया वो बताना,
अनुच्छेद 365 लीजिएगा, इस साइड में लिख लीजिएगा, अनुच्छेद 365 याद रहेगा, है ना। सरकारिया कमीशन की जो अंतिम सिफारिश है वो कबूल क्यों नहीं की गई है? अरे आपातकाल नहीं, अनुच्छेद 365 वाला आपातकाल अभी भी लग सकता है। मेरी बात में, जहां राष्ट्रपति बिना गवर्नर की रिपोर्ट के क्या लगा सकता है? आपातकाल लगा सकता है। क्या मेरी बात क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? याद रखिएगा। तो एक तरह से 356 और 365 दोनों हो गए संवैधानिक आपातकाल, दोनों हो गए राष्ट्रीय शासन के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बोलो। 356 में तो संवैधानिक तंत्र की विफलता के बारे में है, जिसमें गवर्नर बोलेगा, और 365 में क्या है? गवर्नर के बोलने से पहले ही अगर केंद्र ने कुछ बोला है, इस तरह से राज्य को चलाओ, और उस तरह से राज्य नहीं चल रहा है और बार बार उसी तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ऐसे में बिना गवर्नर की रिपोर्ट लिए भी आपातकाल लगाया जा सकता है अनुच्छेद 365 के अंतर्गत। बोले बोले बोले। ये लास्ट वाला जो आपने बताया कमीशन की रिपोर्ट, यही मतलब उसके विरोध में, यही, हाँ यही उसके विरोध में, सही बात, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। वो जो अंतिम सिफारिश है वो 365 के विरोध में, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया? वित्तीय आपातकाल मैं बता रहा था, भारत सरकार के पास पैसा नहीं है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? पहले भारत सरकार जो है, ये सब कुछ नोट कर रहे हो कि नहीं नोट कर रहे हो? इनकम के 3 सोर्स नोट किए। भारत सरकार पहले जो है, क्या बताने आ रहा था? केंद्र सरकार केंद्र सरकार तो अपने वो जो उस पेज पे सारे इनकम सोर्स थे, उनसे जो भी इनकम आ रही है, ठीक है, यानी करों से, लोन से और हाँ पब्लिक सेक्टर से, ठीक, सार्वजनिक क्षेत्रों से, क्या मेरी बात क्लियर है? वो सब केंद्र सरकार के पास पहुंचे। लेट अस सपोज इन्होंने 100 रुपए दिया है, तो अभी जो फाइनेंस कमीशन यानी कि जो वित्त आयोग की रिकमेंडेशन है, इस 100 रुपए में जो केंद्र सरकार के पास पहुंचे हैं, 42 रुपए किसे देने पड़ेंगे? राज्य को देने पड़ेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यह एक सहकारी संघवाद के ढांचे को बल देने के लिए वित्त आयोग ने यह रिकमेंडेशन या सिफारिश दी थी, जिसे केंद्र सरकार ने मान लिया। क्या मेरी बात क्लियर है? अब इसे फॉलो किया जा रहा है। अभी जल्दी दीजिए, 10 साल 12 साल बच्चा। क्या मेरी बात क्लियर? कोई दिक्कत 10 साल 12 साल नहीं, शायद 6-7 साल में देखना पड़ेगा, लेकिन अभी जल्दी हुआ है कि जितना भी पैसा केंद्र कमा रहा होगा उसका 42% किसे देगा? राज्य को। क्योंकि कई बार केंद्र में बैठा व्यक्ति राज्य की आवश्यकताओं को समझने में असमर्थ है। वो केंद्र में बैठा है, उसे क्या पता? वो तो केरल को और बिहार को एक ही चश्मे से देख रहा होगा, वो बिहार को और राजस्थान को एक ही चश्मे से देख रहा होगा। एक जगह फर्टाइल लैंड है, एक जगह उर्वरतापूर्ण भूमि है, मेरी बात सुनाई, और एक जगह भूमि में जरा से भी जान नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो क्या एक ही तरह की योजनाएं बनाई जा सकती हैं? नहीं बनाई सकती। यानी कि राज्य स्तर पर योजनाएं बनानी चाहिए, और राज्य स्तर पर योजनाओं के लिए राज्य के पास क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? और अगर राज्य के पास पैसा होना चाहिए, अगर राज्य के पास पैसा होना चाहिए, तो पैसा तो सारा केंद्र कलेक्ट कर रहा है, मतलब ज्यादातर कौन कलेक्ट कर ले रहा है? केंद्र कलेक्ट कर ले रहा है। तो केंद्र को भी कुछ राज्यों को देना चाहिए ताकि वो अपनी योजनाओं को चला सके। क्या मेरी बात क्लियर है? तो सहकारी संघवाद की धारणा को प्रबल करने के लिए वित्त आयोग ने रिकमेंडेशन दिया था, जो अभी फॉलो हो रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, जिसका अनुसरण अभी हो रहा है? 42% चला आता है। इनके पास कितना बचता है? माइनस माइनस कर लो, बताओ मुझे। 58 की 52, 58%। कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 100 रुपए कमाए, 42 रुपए दे दिए, अभी तक तो ठीक है, चलो अभी 58 रुपए के पास कुछ पता नहीं चला। लेकिन जब इनके इनकम के सोर्स कम हो गए, जब इनकी इनकम डूब गई, इन्हें 100 रुपए की जगह केवल 10 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। अब 10 का अगर 4 रुपया 2 पैसा 20 पैसा या 4 रुपया ही मान लो, अगर इन्हें दे देंगे तो इनके पास कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। मेरी बात सुनाई? तो वित्तीय आपातकाल की स्थिति में केंद्र और राज्य के बीच में जो भी वित्तीय बंटवारे हैं उनकी पुनर्समीक्षा करके उनमें बदलाव किए जा सकते। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? इसमें कोई समस्या नहीं? चलो टॉपिक कल ही समझाएंगे, कल ही शुरू करें। कितना क्लियर हो गया आपको, है ना?
सलाखों की एक्स्ट्रा क्लास रख लो। राजनीति क्या सोचेंगे हम लोग? तो सोचेंगे बच्चे बड़े